पति की लाश पड़ी हुई थी और मेरी सास ने मुझे मारकर घर से निकाल दिया। मैं रोती हुई जा रही थी कि अचानक मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी जो गोद में बच्चा उठाए चिल्ला रही थी, कोई मेरी मदद करो वरना बच्चा मर जाएगा। मेरे पास उस वक्त 2000 का नोट था। मैंने उसे दे दिया और वो खुशी से मुझे दुआएं देती हुई बोली, बेटी तू वापस अपने घर चली जा, तुझे ऐसी खुशी मिलेगी जो आज तक किसी औरत को ना मिली होगी। मैं हैरान हुई कि भला मुझे क्या मिल सकता है, पर उस औरत की बात सुनकर मैं वापस अपने ससुराल आई। जैसे ही मेरी नज़र मेरे पति की लाश पर पड़ी तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मेरे पति आज रोज़ से जल्द ही अपने काम से घर आ गए थे। मैंने उनसे कहा, जल्दी से नहा लो, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। मैं और मेरी सास खाना खा चुके थे, सिर्फ मेरे पति ही बचे थे। मैं किचन में गई और जल्दी से फ्रिज खोला तो दोपहर की बची हुई सब्जी थी। मैंने जल्दी से गर्म किया और साथ में ताज़ी रोटियां भी बना ली। उसके बाद मैंने चूल्हे पर चाय के लिए पानी चढ़ाया, क्योंकि हम सबकी आदत थी खाने के तुरंत बाद हम चाय पीते थे। मैं खाना लेकर बाहर आई। मेरे पति और सास चौकी पर बैठे हुए थे। पहले खाना लाकर अपने पति के सामने रख दिया। वो खाना खाने लगे। हम सबके चेहरे पर खामोशी थी, जबकि मेरी सास के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जो मुझे कुछ गलत होने का संदेश दे रही थी। लेकिन मैंने इस ख्याल को झटक दिया। मैं नहीं जानती थी कि मेरी ज़िंदगी के आगे कौन सा तूफान आने वाला है। कर किचन में आई तो देखा चाय बन चुकी थी। मैंने चाय कप में छानी और ट्रे उठाकर बाहर निकल गई, लेकिन आगे का मंजर देखकर मेरे हाथ से ट्रे नीचे गिर गई। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी जान निकाल दी हो। मेरे पति चौकी पर लेटे हुए थे और ज़ोर ज़ोर से अपना सीना मसल रहे थे। मेरी सास घबराकर उनके हाथ पैर मल रही थी और साथ साथ कह रही थी, क्या हुआ अमित, तुझे क्या हुआ, कुछ तो बता। मेरी सास चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। उनकी हालत देखकर मैं भागते हुए अपने पति के पास आई और उन्हें देखकर मैं भी चिल्लाने लगी। मेरे पति का सारा जिस्म नीला पड़ गया और उनके मुंह से सफ़ेद झाग निकल रही थी। वह अपना गला पकड़कर बिन पानी मछली की तरह तड़प रहे थे। इससे पहले मैं कुछ समझती या किसी को मदद के लिए बुलाती कि अचानक मेरे पति का जिस्म सूखकर कांटा हो गया और उनकी आंखों की पुतलियां भी बेजान हो गईं। कुछ मिनट में मेरी पूरी दुनिया खत्म हो चुकी थी। मेरे पति मुझे अपनी माँ को अकेला छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। मेरे सब कुछ मेरे पति ही थे। उनकी इस तरह अचानक मौत ने मुझे दहला कर रख दिया। मैं बिल्कुल खाली हाथ रह गई थी। उनके अलावा मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। हमारे घर का शोर सुनकर पड़ोसी और मोहल्ले वाले भी हमारे घर आ चुके थे और आगे का मंजर देखकर वो भी हैरान हो गए। अचानक मुझे अपने आसपास घुटन का एहसास हुआ और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अपने आसपास की सभी चीज़ों को चकराते हुए महसूस कर रही थी। मैंने दीवार का सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन मैं अपना सुध बुध खो बैठी थी और अगले ही पल में अपने शरीर के सारे वजन के साथ ज़मीन पर गिर गई। मुझे होश आया तो मैंने खुद को अपने कमरे में पाया। मेरा सर अभी भी भारी था। मैंने इधर उधर देखा तो अगले ही पल में मेरे पति का बेजान वजूद मेरे नज़रों के सामने आया। मैं जल्दी से उठकर बाहर आई। सुबह हो चुकी थी। मैं पूरी रात बेहोश थी। मैंने देखा मेरे पति की लाश घर के बाहर पड़ी थी और मेरी सास उनकी चारपाई से लगकर बैठी थी। उनकी आंखों को देखकर लगा जैसे वह पूरी रात सोई ना हो। जवान बेटे का गम जो था, एक माँ करती भी तो क्या। मैं जैसे ही अपने पति की लाश के पास पहुंची तो मोहल्ले की सारी औरतें मुझे देखकर एक दूसरे के कहने लगी, देख लो, हो गई महारानी की सुबह, कैसी बेशर्म औरत है। पति की लाश पड़ी है और ये अपनी नींद पूरी कर रही है। अरे बेशर्म, कुछ तो शर्म करती। तेरी बूढ़ी सास कल शाम से ही चारपाई से लगकर बैठी है। पानी का एक घूंट भी इन्होंने नहीं पिया। फिर भी इन्हें तेरा ही ख्याल रहा कि तुझे उठाया न जाए, कहीं तेरी तबीयत खराब हो जाए। इस हाल में भी इन्हें तेरा ही ख्याल रहा। एक तू है जो पहले अपने पति को जान से मार डाली और फिर बेशर्मी से इस घर में रहकर अपनी नींद भी पूरी कर रही है। अरे तुझे तो शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए। ऐसे गुरूर से हमारे सामने खड़ी है। मैं हैरानगी से उनकी बातें सुन रही थी। वह कितनी सफाई से सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल रही थी। मैं इसी सोच में थी।
फिर मैं अपने पति के पास जाने लगी। चारपाई तक पहुंची ही थी कि मुझे लगा जैसे मेरे बाल कोई खींच रहा हो। मैंने जैसे ही मुड़कर पीछे की तरफ देखा तो मेरी सास मेरे बाल मुट्ठी में पकड़कर खींच रही थी। उन्होंने मुझे किसी अछूत की तरह खुद से दूर फेंका। मैं जाकर दरवाजे के पास गिरी। अपने आप को किसी तरह संभालते हुए मैं फिर से चारपाई के पास जाने लगी। तभी मेरी सास मेरी तरफ आई और उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। मेरा मुंह लाल हो गया, गाल सूज गए और होठ फट गया और खून बहने लगा। अभी ठीक से संभल नहीं पाई थी कि उनकी बातों ने मेरे पैरों तले ज़मीन खींच ली। वो कह रही थी कि मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जाओ। तुम मेरे बेटे की कातिल हो। तुमने मेरे बेटे को मार दिया, उसकी जान ले ली। जब से मेरे बेटे की ज़िंदगी में आई है, उसकी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर बना रखी है। फिर भी तेरे कलेजे में ठंडक नहीं पड़ी कि तूने उसकी जान ले ली। मैंने उनके आगे हाथ जोड़कर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उनकी जान नहीं ली। मैं ऐसा क्यों करूँगी भला? वे मेरे पति थे। आप मुझे उनके पास जाने से ना रोकें। लेकिन मेरी सास पर मेरी किसी बात का असर नहीं हुआ। उन्होंने मुझे बाजू से पकड़कर गेट के बाहर ले जाकर धक्के मार मुझे बाहर निकाल दिया। मेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। एक तो पति के जुदाई और दूसरा घर से बेघर हो गई थी। मैं गेट के साथ लगकर रोने लगी। मैं काफ़ी देर तक वहीं पर खड़ी रही, लेकिन अंदर वाले सब पत्थर दिल हो चुके थे। टूटे हुए दिल के साथ सड़क पर चलने लगी। मेरा और कोई ठिकाना नहीं था। जाती तो और कहाँ जाती। अचानक मुझे एक औरत की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रही थी, भगवान के नाम पर कोई मेरी मदद करो। मेरा बच्चा 2 दिन से भूखा है, कोई तो मेरी मदद करो, कोई मुझ पर रहम करो। मैंने देखा मेरी साड़ी के आंचल में उस वक्त मेरे पास 2000 का नोट है। मैंने नोट उस औरत को दे दिया। उस औरत की गोद में एक छोटा बच्चा था। वो रो रहा था, शायद उसको भूख लगी हुई थी। उस औरत ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, बेटी कहाँ जा रही हो और क्यों रो रही हो? क्या तुम भी मेरी तरह दुखी हो? मैंने उसकी बात सुनते ही घबरा कर इधर उधर देखने लगी तो मैंने अपने घर से बहुत दूर निकल आई थी। उस औरत ने कहा, भगवान तुम्हारा भला करे, तेरी सारी मुश्किलें आसान हो, तू सदा सुखी रहे। ऐसे सड़क पर ना चल, अपने घर चली जाओ। मैंने कहा, मेरा कोई घर नहीं है, मैं बेसहारा हूँ। उसने कहा, तू बेसहारा नहीं है, जा तू अपने घर चली जा। तेरा घर तेरी राह देख रहा है, तेरे पास तो सब कुछ है, फिर क्यों सड़क की खाक छान रही है? तू तो मलिका है, जा अपना घर संभाल, अपने घर जा। वहाँ तुझे ऐसी खुशी मिलेगी कि तूने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। मैं बड़ी हैरान हुई कि उस घर में तो मेरे जवान पति की मौत हो गई है, मेरी पूरी दुनिया लुट चुकी है। भला वहाँ मुझे कौन सी खुशी मिल सकती है? हालात के आगे मजबूर होकर मैं अपने घर की तरफ जाने लगी और सोचा, जाकर देखूं तो सही कौन सी खुशी मिलने वाली है। और खुशी नहीं भी मिली तो एक बार फिर से मैं अपनी सास के पैरों में गिर जाऊंगी। हो सकता है कि उनको मुझ पर रहम आ जाए और वो आखिरी बार मुझे अपने पति से मिलने दें। इतने में मैं घर के दरवाजे तक आ चुकी थी। मैंने देखा दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। मैंने धड़कते दिल के साथ घर का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही सामने का मंजर देख मैं हैरत में दंग रह गई। मेरा पूरा शरीर कँपाने लगा। मेरा नाम रिया है। मैं एक छोटे से शहर में रहती हूँ। मेरे साथ मेरे पति और मेरी सास रहती है। अभी मेरी उम्र 30 साल है। ये बात उस वक्त की है जब मैं 22 साल की थी। शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ा करती थी। मुझे पढ़ाई में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन पापा की सख्ती की वजह से मजबूरी में पढ़ रही थी। मेरे पिता एक मशहूर बिजनेसमैन थे, लेकिन उनका रवैया हमारे प्रति शुरू से ही काफ़ी सख्त था। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में उन्हें कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। वे हर वक्त गुस्से में रहते। ऐसा नहीं था कि इसकी कोई वजह थी, वह स्वभाव से ही ऐसे थे। मैं उनकी इकलौती बेटी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझसे कभी प्यार से बात नहीं की। वो मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ख्याल रखते थे, लेकिन मैं उनके गुस्से से परेशान थी। मैं और मेरी माँ हमेशा फूंक फूंक कर ही कदम रखते थे और इस चीज़ का ख्याल रखते कि कोई भी बात उनकी मर्ज़ी के खिलाफ़ ना हो। मेरी माँ भी पढ़ी लिखी और समझदार थी। मुझे मेरे पापा के रवैये ने अपने घर वालों से दूर कर दिया था। हद से ज़्यादा सख्ती भी इंसान को अपनों से दूर करती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस दिन जब मैं कॉलेज से घर आई तो मेरे पापा के बिजनेस पार्टनर अपनी फैमिली के साथ हमारे ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे।
मेरे पापा के बिजनेस पार्टनर अक्सर हमारे घर आ जाया करते थे। मैंने खाना खाया और सो गई। शाम को सोकर उठी तो माँ ने बताया कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे अशोक के साथ तय कर दी है और अगले कुछ दिनों में तुम्हारी सगाई होने वाली है और उसके बाद शादी। उनकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे तन बदन में आग लगा दी हो। मैंने माँ से इसका विरोध किया तो माँ ने कहा, खबरदार जो उल्टी सीधी कोई हरकत की। अपने बाप के गुस्से से वाकिफ़ हो ना तुम, इसलिए कोई भी हंगामा करके अपने और मेरे लिए कोई मुश्किल ना बढ़ाना। मैं गुस्से से अपने कमरे में चली आई और अपना फ़ोन लेकर तुरंत अमित को फ़ोन मिलाया। रोकर उसे कहने लगी, पापा मेरी शादी ज़बरदस्ती अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे से करवाना चाहते हैं। तुम जल्दी कुछ करो क्योंकि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। अमित ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही कुछ करता हूँ। मैं बहुत परेशान थी। दरअसल मैं अपने क्लासमेट अमित से प्यार करती थी। अमित दिखने में ठीक ठाक था, उसका ताल्लुक़ एक मिडिल क्लास घराने से था, लेकिन मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती थी क्योंकि वह बहुत अच्छा था। उसके घर पर सिर्फ उसकी माँ और वो रहते थे। उसके पिता बहुत पहले ही गुजर चुके थे। अमित के पिता का एक छोटा सा कारोबार था जिसको अमित ही संभालता था, लेकिन मुझे इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं था क्योंकि मैंने कभी भी अपने पैसे पर घमंड नहीं किया कि मैं बड़े बाप की बेटी हूँ। दिन ऐसे ही गुजरते गए और मेरी सगाई अशोक से हो गई, लेकिन मैं शादी से खुश नहीं थी। धीरे धीरे करके मेरी शादी का दिन भी आ गया। मेरी शादी के 1 हफ्ते पहले अमित और उसकी माँ मेरे लिए रिश्ता लेकर आए थे। ये सब देखकर मेरे पिता ने उन्हें बेइज्जत करके घर से निकाल दिया और मुझसे मेरा मोबाइल भी ले लिया। मैं बहुत ज़्यादा उलझन में थी कि अब मैं क्या करूं। जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन लगभग दोपहर 2 बजे मुझे तैयार होने पार्लर जाना था। माँ ने मेरी सहेली को मेरे साथ भेजते हुए कहा, टाइम से घर आ जाना। मैंने सहमति में अपना सर हिला दिया और दोनों सहेलियां गाड़ी में बैठकर पार्लर जाने के लिए निकल गई। मैंने जल्दी से अपनी सहेली के हाथ से मोबाइल लिया और तुरंत अमित के पास फ़ोन मिलाया। अमित ने पहले बहुत नाराज़गी जताई। तुम्हारे पापा ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, उन्हें मेरी माँ की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी खातिर सब कुछ भुला देता हूँ। तुम मुझे बताओ कि अब मुझे करना क्या है। मैंने अमित से कहा, अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम दोनों भागकर शादी कर लें। मैं पार्लर में हूँ, तुम जल्दी आओ और मुझे ले जाओ, हम आज ही शादी कर लेते हैं। अमित ने कहा कि ये सब ठीक होगा। मैंने कहा, हाँ सब कुछ ठीक ही होगा, मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। धीरे धीरे करके वह सब कुछ भुलाकर मुझे अपना लेंगे। अमित ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पार्लर के आसपास ही खड़ा रहूँगा, तुम मुझे फ़ोन कर देना। पार्लर के बाहर पहुँचते ही मैंने ड्राइवर को बहाना करके घर भेज दिया। उसे कहा, मेरे लहंगे का मैचिंग दुपट्टा घर पर ही छूट गया है, आप मुझे वह लाकर दे दीजिए, तब तक मैं तैयार होती हूँ। ड्राइवर के जाने के बाद मैंने तुरंत अमित को फ़ोन मिलाया और उसे आने को कहा। वह अगले ही पल मेरे पास आ गया। मैंने अपने दोस्त को सब कुछ समझा दिया था और उसके बाद मैं अमित के साथ चली गई। हम दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली और उसके बाद अमित की दुल्हन बन गई, उसके घर आ गई। मैं ये नहीं जानती थी कि मैंने ये कदम उठाकर कितनी बड़ी गलती की है। उधर जैसे ही मेरे माँ बाप को मेरे लापता होने की खबर मिली तो उनके सिर पर आसमान टूट पड़ा। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा भी कुछ कर सकती हूँ। मेरे घर तो कयामत आ गई थी। मेरे पापा उसी वक्त मुझे जान से मारने के लिए निकले, लेकिन माँ ने उनके पैर पकड़कर कहा, इतना गुस्सा मत करिए, वह हमारी इकलौती बेटी है, भले ही आप उसे माफ़ ना करें लेकिन उसे छोड़ दें, उसके साथ ऐसा कुछ ना करें। माँ के लाख समझाने पर पापा किसी तरह मान गए। अमित के घर आए मुझे 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन मेरे मायके में खामोशी थी। मैं ये ना समझ सकी कि तूफान के आने के पहले हर तरफ खामोशी ही होती है। मैं सुकून से अपने ससुराल में ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरी सास बहुत अच्छी थी, ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन अमित ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और साथ साथ वह अपना काम भी करते थे। मेरी सास आस पड़ोस के कपड़े सिलाई करती थी। मैंने भी उनके साथ रहते रहते सिलाई सीख ली थी। मेरे ससुराल वालों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। मुझे शुरू में परेशानी हुई, लेकिन धीरे धीरे मैं यहाँ एडजस्ट हो गई थी। इसी तरह हमारी शादी को 6 महीने गुजर गए। मुझे महसूस हुआ कि मेरी सास का रवैया मेरे साथ कुछ अजीब सा होता जा रहा है।
वह बार बार मुझसे कहती थी कि तुम्हें अपने माँ बाप से मिलने चले जाना चाहिए, क्योंकि तुम उनकी इकलौती बेटी हो, वह तुम्हें याद करते होंगे और अब तक तो उन लोगों ने तुम्हें माफ़ भी कर दिया होगा। लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने बाप के गुस्से का सामना कर पाती। उनकी बातों पर मैं हर बार कोई न कोई बहाना करके टाल देती। दिन गुजरते जा रहे थे। अमित का रवैया भी मेरे प्रति कुछ अजीब सा होता जा रहा था। मैं उनसे उनके रवैये के बारे में पूछना चाहती थी, फिर सोचा हो सकता है काम का प्रेशर ज़्यादा हो, इसलिए परेशान हो। हर रोज़ की तरह अमित नाश्ता करके अपने काम पर चले गए थे। पीछे से मैंने अपने सारे काम निपटाए और सुकून से बैठ गई, क्योंकि अब मेरे पति को घर रात को ही आना था। कुछ देर बाद मैंने दोपहर का खाना बनाया और फिर मैंने और मेरी सास ने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। तभी मेरे कानों में मेरे पति की मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनाई दी। मुझे बड़ी हैरत हुई कि वो आज इतनी जल्दी कैसे आ गए। मैंने जाकर देखा तो मेरी सास बाहर आकर बैठी। उन्होंने अमित से घर जल्दी आने की वजह पूछी तो अमित ने कहा आज कॉलेज की भी छुट्टी थी और दफ्तर में भी कुछ खास काम नहीं था, इसलिए जल्दी आ गया। मैंने अपने पति को खाना निकाल कर दिया और उसके बाद किचन में चाय लेने गई। वापस आई तो देखा मेरे पति अमित मर चुके थे। मैं ये मंजर न देख सकी और बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो सुबह हो चुकी थी। मैं अपने मरे हुए पति के पास जाना चाहती थी तो मेरी सास ने मुझे ये कहकर उनके पास न जाने दिया कि तुम कातिल हो, और यही कहकर उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं रोते हुए सड़क पर चलती जा रही थी, तभी मेरे कानों में एक औरत की आवाज़ आई। उसे मदद की ज़रूरत थी। मैंने उसकी मदद की तो उसने मुझे दुआएं देते हुए घर जाने को कहा और साथ में ये भी कहा कि घर जाने के बाद कुछ तुझे ऐसी खुशी मिलेगी जो आज तक किसी औरत को नहीं मिली होगी। उसकी बातें सुनकर मजबूरन मैं घर पहुंची। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देख मेरे होश उड़ गए। दरवाज़ा खोलते ही मेरे ऊपर फूलों की बारिश होने लगी। गुलाब की ताज़ा पत्तियां मेरे ऊपर गिरती जा रही थीं। मैंने नज़र उठाकर देखा तो मेरे पति की लाश गायब थी और साथ ही साथ सारे लोग भी गायब थे। घर को फूलों से सजाया गया था। फूलों से दरवाजे से लेकर अंदर पहुंचने का एक रास्ता बनाया गया। यह सब देखकर मैं बड़ी हैरान हुई कि ये क्या है। ये तो मातम वाला घर था, यहाँ तो मातम होना चाहिए था। तो ये सब क्या है? मेरे पति की लाश कहाँ गई? मेरी सास कहाँ गई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं उन फूलों की पत्तियों से गुजरते हुए घर के अंदर गई। मेरी सास के कमरे में बातों की आवाज़ आ रही थी। अंदर से आने वाली आवाज़ सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ और मुझे उस औरत की बातें सच लगने लगी। उसने सच ही कहा था। मैं बेसहारा नहीं बल्कि भोली और कम अक्ल हूँ। मेरी नाक के नीचे इतनी घिनौनी साजिश रचाई गई, लेकिन मैं बेखबर रही। कैसे प्यार की आड़ में मेरे साथ इतना गंदा खेल खेला गया। मुझे खुद ही कम अक्ल पर गुस्सा आया। मैंने ऐसे शख्स को इतना मौका दे दिया कि वह आकर मेरी ज़िंदगी से खेल गया। मेरी सास मेरे पति से कह रही थी कि तैयारी हो गई है, तुम जाओ और उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। मेरे पति ने कहा मैं तो उसकी नज़र में मर चुका हूँ, कैसे आएगी? मेरी सास ने कहा भोली है, तुम उसके सामने कोई भी बहाना कर देना, कह देना कि मैं बेहोश हो गया था तो लोगों ने मुझे मुर्दा समझ लिया था। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ भी करके किसी भी कीमत पर उसे वापस लेकर आओ। तुम जानते हो ना कि जिस मकसद के लिए तुमने उससे शादी की थी, अब जाकर वो पूरा हुआ है। अब उसे ऐसे तो नहीं जाने दे सकते हैं ना। कितना इंतज़ार किया था मैंने इस दिन का। कितनी खुश हुई थी जब तूने मुझे आकर बताया कि तुमने बहुत अमीर लड़की को अपने जाल में फंसा लिया है। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसका खड़ूस बाप इतना सख्त होगा। जब तुम दोनों भागे तो मैंने यही सोचा कि वह अपनी इकलौती औलाद को माफ़ कर देगा, लेकिन नहीं, उस बुढ़े ने तो सारा प्लान चौपट कर दिया। और इसको देख लो, लैला कहीं की तुम्हारे से चिपक कर ही बैठ गई। मैंने तो तुम्हारी मौत का ड्रामा इसलिए रचाया था कि उस पर इल्ज़ाम लगाकर उसे घर से निकाल दूंगी, क्योंकि उसके मायके से तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलनी थी। हम कब तक उसे मुफ्त में रोटियां खिलाते रहते। इसलिए मैंने जानबूझकर तेरे खाने में बेहोशी की दवा मिलाई, स्प्रे से झाग भी लगा दिया। खून का क्या, जरा सा कट लगा और नाक और मुंह से खून भर गए। मैं हैरत से खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। अब और क्या सुनना बाकी था।
अगली बात सुनकर तो ये पहले तो बस छोटे मोटे झटके थे, मेरी सास की अगली बात ने मेरे जिस्म से जान निकाल दी। मैं चक्कर खाकर फर्श पर गिर पड़ी। मेरे पति और सास ने कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर दरवाजे की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर खौफ के साए मंडराने लगे। उन्होंने मुझे उठाकर बिस्तर पर लिटाया और जब मुझे होश आया तो मेरे पति अमित कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। मैं तुरंत उठी और कहा, मुझे अपने माँ बाप के घर जाना है। मैं उनकी कोई भी बात सुने बिना बाहर की तरफ बढ़ गई और अपने मम्मी पापा के घर जाने लगी। वहाँ पर पहुँची तो पता चला कि मेरे पापा एक हफ्ते पहले ही इस दुनिया से चले बसे और अपनी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर गए। मेरी माँ मुझे देखते ही मेरे गले लगकर रोने लगी। यही हाल मेरा भी था। दरअसल अमित ने मुझसे दौलत के लालच में आकर शादी की थी। पहले तो सब ठीक रहा, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मेरे पापा गुस्से में मुझे फूटी कौड़ी नहीं देने वाले तो उनका दिल मेरी तरफ से खट्टा हो गया। दोनों माँ बेटा मुझे निकालने की वजह ढूंढने लगे और जब उन्हें कोई वजह नहीं मिली तो अपने मरने का ड्रामा रचा बैठे और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाकर मुझे घर से बाहर कर दिया। पर मेरे घर से जाते ही उन्होंने किसी से खबर सुनी कि मेरे पापा मर गए और अपनी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर गए। तो ये खबर सुनते ही मेरा पति उठकर बैठ गया। मोहल्ले वाले कुछ तो डर गए और कुछ ने वजह जानने की कोशिश की तो उन्हें ऐसा महसूस कराया कि उसे तो कुछ याद ही नहीं। सब ने यही समझा कि हमारी ही गलती है, हमने बेहोशी को मौत समझ लिया। एक एक करके सारे लोग वहाँ से चले गए। मेरी सास और मेरे पति प्रॉपर्टी के लालच में अब मुझे वापस लाना चाहते थे ताकि मेरी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सकें और इसलिए उन्होंने मुझे खुश करने के लिए मेरे स्वागत का पूरा इंतज़ाम किया। लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया था कि मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। शाम होते ही मेरे पति और मेरी सास मेरे घर आए और मुझसे माफ़ी मांगने लगे, लेकिन मुझ पर उनकी किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ। वे मायूस होकर लौट गए। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मेरी सास को उनके किए की सज़ा मिल गई और उनके पूरे शरीर में फालिश मार गई। अमित की भी हालत बहुत ख़राब थी। उसकी हालत देखकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। चाहे उसने मेरे साथ जो भी किया, लेकिन वो मेरा पति था। लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। मैंने अपनी ज़िंदगी से यही सबक लिया है कि कभी भी अपने माता पिता की मर्ज़ी के खिलाफ़ कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। हमारे माता पिता हमारी ज़िंदगी के फ़ैसले हमसे बेहतर ले सकते हैं। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।